आपका अनुभव कैसा रहा ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू और आपका मेंस परीक्षा और आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? सर इफ़ यू स्टार्ट विद द प्रीलिम्स, ही मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो पाया है, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ सम सिली मिस्टेक्स, क्योंकि मैंने कुछ ज़रा बबल भी भर दिए और इवन आई रेड वन क्वेश्चन रॉन्ग, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो आई कुड नॉट क्लियर माई प्रीलिम्स। क्या आप कई बार हाईज और लो आते थे, उसे कैसे डील करते थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन में? सर इस प्रिपरेशन में लोस तो बहुत ही आते हैं। दैट द फर्स्ट प्रीलिम्स दैट आई फेल्ड, आई वाज शैटर्ड। 3-4 दिन तक आंसू ही नहीं रुक रहे थे। सो माई फ्रेंड्स हेल्प मी वेरी मच इन दीज फेजेस। जो मेरे दोस्त थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी। आंसर राइटिंग कितना आपने प्रैक्टिस किया, टेस्ट सीरीज कैसे लगाया, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग वी वुड लाइक टू। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि मुझे 1 जैन से, क्योंकि ये था कि प्रीलिम्स पहला प्रीलिम्स है एंड इट वुड रिक्वायर हार्ड वर्क, तो मैंने 31 दिसंबर तक अपना सोशियोलॉजी कंप्लीट कर लिया था। एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स। सो मेरा मेन फोकस हमें रोज़ का 3 घंटे सोशियोलॉजी में ही था। And you would like to advise to the all our audience ki what should they do in the last 2 months? So I believe that in these last moments you should focus solely on PYQs and tests, and you should not write tests before 15 days of exam. Like in the last 15 days you should stop with the test, because उस समय प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उस समय अगर आपके मार्क्स कम आ जाए तो योर कॉन्फिडेंस विल प्लमेट डाउन। सो इससे अच्छा है कि आप 1.5 महीने बहुत सारे टेस्ट लगाइए, उन्हें एनालाइज करिए। नमस्कार दर्शकों, नेक्स्ट आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं राज राय, फैकल्टी नेक्स्ट आईएएस। आज हमारे बीच हैं यूपीएससी में सिलेक्टेड अनूप कुमार गुप्ता, उत्तर प्रदेश और नेक्स्ट आईएएस के एक बहुत ही होनहार छात्र। एक ऐसा छात्र जो अपने जीवन में एक सपना देखता है सिविल सर्विसेज क्रैक करने का, और अपने दूसरे ही प्रयास में अपने सपने को साकार करता है। इनका पृष्ठभूमि बेसिकली उत्तर प्रदेश से आती है, जहां इनके पिताजी जो हैं वो पुलिस सेवा में हैं और माताजी इनकी गृहिणी है। सो आइए हम लोग चर्चा करते हैं अनूप कुमार गुप्ता से। सो अनूप, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू सो मच सर। सो कैसा माहौल है घर में आफ्टर योर रिजल्ट एंड योर सिलेक्शन? सर अभी तो बहुत ही खुशी का माहौल है। पिताजी माताजी सब बहुत खुश हैं, इवन रिलेटिव्स सब पूरे शहर में यही सब बातें, मेरे जितने रिलेटिव्स रह रहे हैं सब यही सब बातें कर रहे हैं, क्योंकि अचानक से ऐसे रिजल्ट आया एंड नोबडी न्यू कि मैं अभी प्रिपरेशन में हूँ अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली। तो सबके लिए थोड़ा सा शॉक भी था, बट येस इट हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टिल नाउ। अमेजिंग टू हियर। तो घर में खुशी का माहौल है जैसा आपने बताया। तो अगेन आपसे और जानना चाहेंगे इस बारे में कि आपका अनुभव कैसा रहा ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू और आपका मेंस परीक्षा और आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? सर इफ़ यू स्टार्ट विद द प्रीलिम्स, ही मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो पाया है, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ सम सिली मिस्टेक्स, क्योंकि मैंने कुछ ज़रा बबल भी भर दिए और इवन आई रेड वन क्वेश्चन रॉन्ग, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो आई कुड नॉट क्लियर माई प्रीलिम्स। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स के लिए फिर बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाए। आई रिलाइड सोनली ऑन PYQs एंड आई ट्राइड एनालाइजिंग इट कि यूपीएससी की लैंग्वेज क्या है। सो आई थिंक आई डेवलप्ड एन इंट्यूशन कि यूपीएससी कहाँ से सवाल पूछता है एंड मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। तो प्रीलिम्स आई थिंक पूरा एप्टीट्यूड का ही गेम है। इसमें आपका नॉलेज सबके पास उतना ही होता है, आप उस नॉलेज को जितना अप्लाई कर पाते हो, सबसे बड़ी चीज़ इसमें यही है। एंड फॉर मेंस, माय मेंस प्रिपरेशन वाज वेरी हैपहैज़ार्ड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि टाइम बहुत ही कम था एंड आई ट्राइड कि जितने टेस्ट हो सके उतने टेस्ट लगाओ, एंड आई ट्राइड रिवाइजिंग ऑल्सो। एंड फॉर सोशियोलॉजी यू आर माई मेंटर एंड यू नो दैट कि कैसी मेरी हालत थी, एंड देन हाउ आई ट्राइड टू इम्प्रूव इट। सो मेंस की प्रिपरेशन काफ़ी हैपहैज़ार्ड थी, सो आई वॉज नॉट वेरी श्योर ऑफ माई रिजल्ट, बट व्हेन आई गॉट माई रिजल्ट, सिंस माई इंटरव्यू वॉज very near, my interview was on 17 December, so I just prepared my DAF and I just prayed to God that किसी तरह से सही इंटरव्यू चला जाए, and just went there with confidence. So my interview preparation was not very structured, and my interview experience was also not to my liking, because जो वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड था वो ऐसी जगह पे ट्रांसलेट कर दिया जहाँ पे जो मेरा प्रिपेयर्ड एरिया नहीं था, तो I was not very sure about my answers. So when I came out of my interview, I was my confidence was at the lowest. So I didn't know what to expect, but with God's grace, I was able to see my name in the list. As it is said also कि when you least expect, God will show the light. Yes. So आपके केस में तो वो रहा ही, and जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि again Anup is very kind-hearted and humble person, and that is also reflected in his personality. So how much it help you in your preparation, the way which you are carrying and the way you are handling the things,
क्या आप कई बार हाईज और लो आते थे, उसे कैसे डील करते थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम? सर इस प्रिपरेशन में लोस तो बहुत ही आते हैं. दैट द फर्स्ट प्रीलिम्स दैट आई फेल्ड आई वाज शैटर्ड. 3-4 दिन तक आंसू ही नहीं रुक रहे थे. सो माय फ्रेंड्स हेल्प मी वेरी मच इन दीज फेजेस. जो मेरे दोस्त थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया. दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी एंड आई ऑल्सो ट्राइड परस्यूइंग माई हॉबी इन दैट टाइम. सो इट ऑल्सो हेल्प्ड. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दैट कि इस प्रिपरेशन में आपको जो लोस है उसे डील करना सीखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है. एग्जाम का Right. प्रोसेस ही 1 साल का है. सो इफ़ यू फेल वन अटेम्प्ट आपका 1 साल पूरा चला गया. आपको फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ती है फ्रॉम द स्क्रैच. तो ये पूरी मैराथन में आपको हमेशा ये देखना पड़ता है दैट यू स्टे पॉजिटिव, यू स्टे ऑप्टिमिस्टिक, यू स्टे कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरे से हो सकता है. ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड परसेंटेज अगर निकालने जाए सिलेक्टेड का तो बहुत ही कम है. सो अंदर से एक मोटिवेशन आनी चाहिए एंड मोटिवेशन के अलावा डिसिप्लिन होना चाहिए. सो माई रूटीन वॉज फिक्स्ड इवन व्हेन आई वॉज सिक, इवन व्हेन आई वॉज सैड. मेरा कोई भी चीज़ ऐसा नहीं हुआ जब मैंने पढ़ा नहीं हो. ओके. सो एक डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर एंड इट हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि फिर आपकी चीज़ें कंप्लीट होती रहती हैं, आपको पता भी नहीं रहता, आप आगे बढ़ते जाते हो. सो आई बिलीव दैट डिसिप्लिन इज द की इन दिस प्रिपरेशन एंड ऑल्सो द पेशेंस एंड परसिवियरेंस आर ऑल्सो देयर. ओके, सो कंसिस्टेंसी आपने पूरा एक शेड्यूल जी, अपना जी, जी. उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. जी. ये बहुत अच्छी बात. जैसा कि आपकी हॉबीज के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो आपने लिखा है चेस. तो फ्रॉम प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस नाउ गोइंग टू एंटर इनटू दैट in administration, how would you see this transition? मतलब you being a science graduate, being a technocrat, you are going to be a bureaucrat soon. Yes. So how do you see this transition and how you're going to adjust with it? Sir, it will be a very new experience. I'll be trained in that regard, but coming from a science background and studying physics, chemistry, and maths throughout my life, I believe that it develops an analytical capability. So you start seeing things by breaking it down with more structure. तो आपको पता रहता है कि हर चीज़ एक बार में नहीं करनी है, पहले मैं ये करूँगा फिर मैं ये करूँगा, लाइक अ प्रोसेस इन अ न्यूमेरिकल. तो आप उससे आप हर चीज़ डील करते हो. सो आई बिलीव इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एंड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट हेल्प्स अ लॉट. एंड एज यू सेड दैट चेस टीचेस यू पेशेंस. चेस टीचेस यू कि आपको 3-4 मूव्स अहेड देखना पड़ता है. Correct. तो ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत होता है एंड यू नीड टू फिगर आउट ऑल द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ योर डिसीजंस, क्योंकि आपके डिसीजन से बहुत लोगों की लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करेगी. सो आई बिलीव दैट चेस वुड बी यूजफुल इन इट. इट हैज़ डेवलप्ड दोज क्वालिटीज इन मी. सो आई बिलीव दैट माई हॉबीज in that regard have been very helpful to, will be very helpful to me in the public sector. गुड. सो पब्लिक सर्विसेज में बहुत आपका जी. बेसिकली हेल्प करने वाला जो स्ट्रेटेजी आपने बताया कि 4 मूव अहेड देख करके करना, डेफिनेटली इट इज व्हाट बेसिकली क्वालिटी ऑफ अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट वी एक्सपेक्ट आल्सो. Yes, sir. तो अगेन थोड़ा सा सोशियोलॉजी और आपके मेंस के प्रिपरेशन के बारे में बताइए. कहाँ से कैसे कैसे प्रिपेयर किया, मतलब कितना समय दिया आपने अपने ऑप्शनल में, आंसर राइटिंग कितना आपने प्रैक्टिस किया, टेस्ट सीरीज कैसे लगाया, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग वी वुड लाइक टू नो. सो फॉर सर सोशियोलॉजी स्पेसिफिकली मेरा ये एम था कि मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले दिसंबर तक कंप्लीट कर लूँ. जैसे मेरा 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट था. सो माय सोशियोलॉजी आई थिंक द प्रिपरेशन लास्टेड टिल 31 दिसंबर. मैंने 31 दिसंबर को लास्ट टेस्ट दिया है सोशियोलॉजी पेपर 2 का, FLT फुल लेंथ टेस्ट. तो मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि मुझे 1 जनवरी से, क्योंकि ये था कि प्रीलिम्स पहला प्रीलिम्स है एंड इट वुड रिक्वायर हार्ड वर्क. तो मैंने 31 दिसंबर तक अपना सोशियोलॉजी कंप्लीट कर लिया था एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स. सो मेरा मेन फोकस हमें रोज़ का 3 घंटे सोशियोलॉजी में ही था. फ्रॉम जुलाई टिल दिसंबर आई हैड फोकस्ड ऑन सोशियोलॉजी. इन जून आई वाज मेनली फोकस्ड ऑन कि मेरा प्रीलिम्स में कहाँ गलती हुई, व्हाट शुड आई इम्प्रूव अपॉन. फ्रॉम जुलाई टिल दिसंबर आई हैड फोकस्ड ऑन सोशियोलॉजी. सो मेरी सुबह ही सोशियोलॉजी से होती थी. मेरा ये पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, इट इज़ माय हैबिट. सो 8 to 9 में न्यूज़पेपर पढ़ता था, 9 to 12 मेरा ऑप्शनल चलता था, उसके बाद फिर मेरा GS चलता था. सो मैंने उसके बीच में कुछ टेस्ट लिखे, बट दोज वर नॉट फ्रॉम एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, या मतलब ऐसे वो चेक नहीं हुए थे, मैंने अपने से लिखे थे. एंड आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स आई गॉट द NSTIS टेस्ट सीरीज एंड आई रोट टेस्ट इन दी ऑनलाइन मोड सिंस बहुत ही कम टाइम था. सो आई लिव अ लिटिल फार, तो मुझे लगा कि टेस्ट ऑनलाइन ही देते हैं. And in first test, I was able to score very less marks, and I wrote that test in 4.5 hours. Okay. Yes, and I scored just 95. So I was very underconfident. So the second test that I wrote, I tried completing it in 3.5 hours, and I had to skip one question. But after taking guidance from you, I was able to implement it. Current affairs मैंने integrate किया अपने answers में, थोड़ा structure और लाया, थोड़े thinkers को rationalize किया,
and I was able to jump 30 marks in from one test to another. So I think that helped me a lot. सोशियोलॉजी के लिए बेसिक स्ट्रेटजी मेरी यही थी कि PYQs मैंने बहुत लगाए. इवन दो आई हैव रिटन मैनी नॉट मैनी टेस्ट्स, बट मैंने PYQs 10 ईयर्स के सारे देखे हुए हैं कम से कम 2 बार. इवन दो आई हैव नॉट रिटन इट, बट मैंने उनका माइंड में बनाया हुआ है. That I had given 2-3 minutes to every question कि अगर मैं सर लिख भी नहीं रहा हूँ पूरा, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मुझे सोचना ना पड़े एग्जाम में. तो आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट. ओके, और सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन आपके मेंस के जीएस में कुछ हेल्प करा जो आपके पार्ट थे? यस सर, सोशियोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसका ओवरलैप बहुत है जीएस के साथ. इंडियन सोसाइटी कभी मैंने दोबारा से रिवाइज करी ही नहीं, क्योंकि सोशियोलॉजी इंडियन सोसाइटी पूरा पेपर 2 ही है. करेक्ट. उसके अलावा तो मेरे 6 क्वेश्चंस मेंस के वैसे ही हो रहे हैं. हाँ. वो मुझे पढ़ने ही नहीं पड़े. उसके अलावा मैंने दरखाइम, मार्क्स, ये सब जो थिंकर्स हैं, एम एन श्रीनिवास, मैंने इन सब का यूज़ किया है अपने एथिक्स के पेपर में. अरे वाह. एथिक्स में तो मैंने कंक्लूजन में दरखाइम को ही डाला है कई जगह पे. इवन इन माई मॉक टेस्ट एंड इसमें मैंने उनका यूज़ कॉम्प्रिहेंसिवली किया है. एंड इवन इन माई एसे मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है. आई नॉट इन माई मेन्स पेपर, बट इन वन ऑफ द मॉक टेस्ट मैंने दरखाइम की जो सुसाइड की थ्योरी है उसको एनेक्डोट बना के मैंने यूज़ किया हुआ है कि देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ऐसा कुछ ऐसे था, तो मैंने उसका यूज़ किया हुआ था. सो आई बिलीव दैट व्हेन यू स्टडी सोशियोलॉजी इट इज़ अ वेरी intuitively it comes to you. So you develop that understanding, and when you study those theories of these great thinkers, they have dedicated their life to studying the society. So when you study theories, you also develop a third person view about society, and that would be very useful in public services. Correct. मतलब the objectivity, the neutrality which we perceive in the answer writing of the optional definitely help in the other GS part as well. Yes, it definitely helps. It's like you get an additional content, but you also get an additional point of view. Like if you are of one point of view, you'll get validation, but you'll also get a criticism of your point of view. Correct. So I believe that it makes you a very balanced person overall. That's true. मतलब वो जो आपका देखने की क्षमता है कि हर डायमेंशन से देखना, मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव फॉलो करना, will definitely help you in administration. And again GS में उसका एक एज तो रहता ही है. Yes, तो बेसिकली इसी के आगे हम एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे कि अभी प्रीलिम्स इज वेरी राउंड द कॉर्नर, इज वेरी क्लोज. सो इन दिस लास्ट मोमेंट व्हाट बेसिकली यू हैव फॉलोड इन योर प्रीवियस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड यू वुड लाइक टू एडवाइस टू द ऑल ओवर ऑडियंस कि व्हाट शुड दे डू इन द लास्ट 2 months? So since only 2 months are left, I believe that most of the aspirants who are appearing, they are done with their revision at least once. Correct. So I believe that in these last moments you should focus solely on PYQs and tests. And you should not write tests before 15 days of exam. Like in the last 15 days, you should stop with the test because उस समय pressure बहुत ज़्यादा होता है. उस समय अगर आपके मार्क्स कम आ गए तो your confidence will plummet down. So इससे अच्छा है कि आप 1.5 महीने बहुत सारे टेस्ट लगाइए, उन्हें एनालाइज करिए, बी थरो विद योर रिविजन एंड गो विद द PYQs. PYQs को एनालाइज करना आना चाहिए. You read the question, read the options, prepare the options. सबसे बड़ी बात है आपको ऑप्शंस प्रिपेयर होनी चाहिए. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूपीएससी लैंग्वेज, क्योंकि यूपीएससी का एक पैटर्न है, वो एक्सट्रीम वर्ड्स हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आप देख सकते हो. दे डू नॉट ऑलवेज वर्क बट दे डेफिनेटली हेल्प. तो आप अगर ये लास्ट 2 months हैं एंड इफ़ यू आर डन विद योर रिविजन, तभी आप इस फेज में जाइए. अगर आपका रिविजन नहीं हुआ है तो आप रिविजन करिए स्टैटिक का. करंट अफेयर्स आर ऑलवेज सेकेंडरी. करंट अफेयर्स अच्छे अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे से रिवाइज करिएगा, अदरवाइज दे डोंट हेल्प. तो आप स्टैटिक अपना बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, करंट अफेयर सेकेंडरी रखिए, PYQs एंड टेस्ट, फोकस ऑन दीज 4 things बस. उसके अलावा प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा. एंड ऑल्सो फॉर CSAT it depends upon the level of your preparation, but if you are not prepared then prepare English comprehensively because English में मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं, एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती है, एंड GS एंड रीजनिंग अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज. तो अगेन ये सब तो हमारी प्रिपरेशन की बात हुई, बट जैसा कि आपका पहला अटेम्प्ट आपने बताया कि आपके आशा के अनुरूप रिजल्ट भी नहीं आया था, you feel little bit disappointed also. Yes. So what basically was the way forward you have decided for yourself कि अब क्या करना है? Were you having a thought कि भाई कोई और एग्जाम देना चाहिए, या were you having a thought कि no, I will continue basically pursuing this dream of clearing the examination no matter what? And again basically what keep you going motivated कि भाई चलो ठीक है एक बार और ट्राई करते हैं? So I would like to, or we would like to know from you that. So sir, first attempt में जो प्रीलिम्स नहीं हुआ, it was very shattering moment for me obviously, but then I analyzed कि मेरी गलतियाँ कहाँ हुई हैं, and I realized मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स भी करी हैं. मैंने बबल गलत भरा रही जगह पे, 2 जगह पे एक्चुअली,
and I read one question, I misinterpreted it completely. बहुत ही simple सा question था, and I chose the wrong option, and I missed the cutoff by 2 questions. Oh. Yes. So in 2024 UPSC also deleted two questions, I believe. Okay. And there was a controversial answer in one. So what I was expecting उससे 9 marks कम आए. Okay. So I was very disappointed. So what 3-4 दिन तो रोने में ही निकल गए. उसके बाद what I did was कि I took my paper and I thought कि मैं कहाँ improve कर सकता हूँ. So I marked it कि उसमें लगे 3-4 दिन अच्छे से, क्योंकि उस समय आप बहुत ज़्यादा motivated भी नहीं रहते हो, but I tried doing it. I got to know कि मेरी mistakes कहाँ पे हो रही हैं. My mind starts to fade around 70th 80th question, कि उसके बाद मेरा focus lose होने लगता है उतने क्वेश्चन के बाद. सो मैंने ऐसे किया कि अब मैं इतनी प्रैक्टिस कर लूँगा इसकी कि मुझे आदत पड़ जाए. सो आई टुक द ईयर लॉन्ग सीरीज फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन ओनली. तो मैंने सितंबर को ज्वाइन की थी आई बिलीव, एंड टिल में मैं हर संडे आके यहाँ पे एक टेस्ट देता था प्रीलिम्स का, इवन दो प्रिपरेशन कैसी भी रही हो. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर मेन्स एट दैट टाइम. तो प्रीलिम्स की बहुत ज़्यादा थी नहीं, बट मैं फिर भी 9 to 11 हर संडे मैंने यहाँ के टेस्ट दिया है. सो दैट आफ्टर प्रैक्टिस जो मेरी ये सब कमियाँ थी कि मेरा माइंड फेड होने लगता है थोड़ा सा, मैं बबल गलत मैंने भर दिए या मैंने क्वेश्चन बेस इंटरप्रेट कर लिया, ये सब चीज़ें चले जाएँ. तो व्हेन आई वाज इन माय गोइंग टू माय सेकंड अटेम्प्ट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज मेरे मार्क्स भी ठीक आने लगे थे. So I was very confident and I did as I expected from myself. I got the same marks that I was getting in mods in UPSC prelims also. ये बहुत अच्छी आपने बात बताई, मतलब दर्शकों के लिए भी ये मतलब बहुत अच्छी लर्निंग होगी कि विदाउट गेटिंग कैरीड अवे विद इट आपने बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव अपने आप को स्कैन किया कि वेयर आई एम गुड एट, वेयर आई एम बेसिकली मेकिंग सिली मिस्टेक एंड ऑल, एंड उसी के बेसिस पे आपने अपनी कमियों को देखा जिसको आपने वर्कआउट किया, एंड देन बेसिकली rest is all history and you are here with us. So again that is also one good lesson कि rather than basically surrendering, again figure it out, क्योंकि UPSC कहीं ना कहीं आपको fair chance देता है to basically excel. Only thing is you have to live up to that level. तो अपनी कमियों को पहचानिए बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बेसिकली बायसनेस के, ऑब्जेक्टिवली कि भाई ये मेरा एरिया मुझे स्टैंड करना है, ये मेरा एरिया मुझे थोड़ा सा बेसिकली वर्कअप करना है. तो आपने जीएस क्लासेस और मतलब नेक्स्ट आईएएस में क्लासरूम प्रोग्राम भी किया, तो कैसा रहा क्लास का माहौल? मतलब आप ऑफलाइन में थे, ऑनलाइन में थे, और क्लास का माहौल कैसा रहता था? हाउ वाज द सपोर्ट ऑफ द faculties and the other non-teaching staff at institute? How many friends you have made in the institute? All that we would like to know. So sir, मैं ऑफलाइन बैच का ही पार्ट था. I was part of A1 बैच. Okay. CSE 2024 के लिए चल रहा था. You were my first teacher. Okay. हाँ, so इंडियन सोसाइटी से ही शुरू हुआ था हमारा बैच. आप ही UPSC सबसे पहले गाइड थे मेरे. So आप, मुझे अभी भी याद है, आप वो क्वेश्चन लिखवाते थे and we used to solve them and show it to you. Okay. So मेरा पहला आंसर भी आप नहीं देखा था. It was very bad. I got 2.5 marks. I remember. So next IAS has been very helpful. GS Foundation कोर्स मैंने ऐसे किया है. The notes that I've made here, मेरे अभी तक सारे वही नोट्स हैं. Okay. बस वैल्यू एडिशन मैंने थोड़ा बहुत किया है उनमें. मेरे प्राइमरी सोर्स वही रहे हैं. The faculty members were very helpful. Any teacher, सबका नंबर हमारे पास रहता है and we can text them कभी भी, और वो सबका सब रिप्लाई देते हैं, सब बहुत अच्छे से. So it is a very conducive atmosphere for learning, I believe. And mentorship बहुत अच्छी है यहाँ पे. Like we were appointed a mentor for each batch and we could show it to him whatever we were writing. essay हो गया, answers हो गए, and he was very helpful in that also. I've made many friends. I actually live with them. Oh, I got my friends from this classroom only, and we decided to live together in a shared flat. So अभी मैं उनके साथ ही रहता हूँ वहाँ पे फ्लैट में. So friendship तो बहुत अच्छी हो जाती है. peer group मेरा बहुत अच्छा बना था, and half of the credit goes to my peer group जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया. जब मैं प्रीलिम्स पहली बार फेल हुआ तो they were actually sadder than me कि we were expecting यार तुम्हारा हो जाएगा, but ये नहीं हुआ, and they kept motivating me. So it was my friendship in this Delhi. All my friends come from this Next IAS only. Okay. So it has been a wonderful experience coming here. ऐसा कहा जाता है कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के दौरान की दोस्ती लाइफ लॉन्ग तक रहती है. तो विश कि आपके वैसे ही फ्रेंड्स बने रहें आगे और आपको बेसिकली ध्यान रखते रहें. तो अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि परिवार का कितना बेसिकली रोल था इन कीपिंग यू बेसिकली मोटिवेटेड, या गिविंग यू डायरेक्शन, गिविंग यू सम काइंड ऑफ स्कोल्डिंग व्हेन यू आर गेटिंग बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंट एंड ऑल. तो परिवार का क्या रोल आप देख पाते हैं, आपके फादर का, आपकी मदर का, और आपके बेसिकली एंटायर फैमिली मेंबर्स का? Sir, so I come from a very middle class, humble family, na. So my father, he retired from
पुलिस, यूपी पुलिस, एंड माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ. सो मेरे यहाँ पे हमेशा से ये था कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर यूपीएससी देन नोबडी, इतना किसी के अंदर ये नहीं था कि आपको क्लियर ही करना है. दे वर लाइक दैट you are going there, work hard, and even if it doesn't work out, it's fine. You just have to make something out of your life. Doesn't have to be this only. तो बहुत ज़्यादा प्रेशर कभी नहीं था मेरे पे. I decided to come for UPSC out of my own will, and my father was like, जितना तुम्हें प्रिपेयर करना उतना प्रिपेयर करो, जब मन नहीं हो तो चले आना छोड़ के. It does not matter to us. तुम बस अपनी मेहनत से करो. That you stay happy. तो जब मेरा पहला प्रीलिम्स फेल हुआ तो मेरे पापा, वैसे मैं नॉर्मली घर में रात में बात करता हूँ अराउंड 11 जब मैं लाइब्रेरी से वापस आता हूँ, तो मेरी हमेशा बात होती थी उसी टाइम पे अपनी फैमिली मेम्बर से. बट जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ एंड आई स्टार्टेड ट्राइंग, तो फिर मुझे याद है कि मेरे घर वाले बहुत उदास हो रहे थे. एंड दे वर लाइक कि नहीं करना है मत करो, चले आओ बस, तुम रो मत, ये मत करो. एंड मेरे घर से फिर 10-10, 12-12 कॉल आने लगे थे दिन के कि बस पूछते खाना खा लिया, हाँ खा लिया, कोई बात नहीं मत पढ़ो अभी, रहने दो, आराम से पढ़ना. सो माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव. इवन माई अंकल, उनका फ़ोन आया कि कुछ नहीं हो रहा तो भी देखा जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, एग्ज़ाम ही है, नहीं बनोगे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं तुम कर ही लोगे. सो आई बिलीव दैट द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली वॉज प्राइमरी, क्योंकि उधर की तरफ से अगर प्रेशर आता तो आई डोंट थिंक कि मैं फिर उसे कोप अप कर पाता, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी का इतना प्रेशर होता है. एंड इफ योर फैमिली स्टार्ट्स गिविंग यू प्रेशर कि इसी अटेम्प्ट में निकालना है, देन इट इज़ अ अननेसेसरी बर्डन. तो मेरे घर में यही था कि इवन इन दिस अटेम्प्ट when I was not very confident about the results, my father was like that you are very young, होगा नहीं होगा, जैसा यही हो रहा नहीं होगा, and the stage that you have reached बहुत लोग नहीं पहुंचते हैं, just be grateful enough for this, नहीं हो रहा देखा जाएगा. My family's attitude was like this. अरे बहुत ही अच्छा है, मतलब इस तरह के एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है आपके साइकी पे. क्योंकि ऑलरेडी जैसा आपने बताया कि यूपीएससी का ऑलरेडी इतना एक्सपेक्टेशन रहता है कि यू हैव टू डू सो मेनी टॉपिक्स इन सो लेस टाइम. तो उसमें अगर फैमिली ये उसमें कैविएट लगा दे, मान लीजिए कि आपको 1 साल में निकालना है, या पापा रिटायर हो गए हैं, अब यू हैव टू टेक अप हिज बेसिकली पोजीशन एंड स्टार्ट अर्निंग, तो उससे एक अननेसेसरी, जो कि अवॉइडेबल है किसी भी तरह से, अगेन वो एक प्रेशर आ जाता है. तो आपकी फैमिली और आप इस मामले में काफी लकी रहे फिर तो, कि परिवार का बड़ा अच्छा सहयोग रहा. अगेन क्या आप अपने परिवार से अपना क्लासरूम का या कुछ डिस्कस भी करते थे, इस तरह की चीजें जो पढ़ाई से रिलेटेड है, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स? नहीं सर, मोस्टली मेरे पापा इस चीज़ में थे कि आप अपना प्रिपेयर करो. मेरे से उन्होंने कभी भी ये नहीं माना कि आप अपने टेस्ट के नंबर भेजो, या कुछ ऐसा प्रेशर डाला कि टेस्ट में नंबर क्यों कम आ रहे हैं. मैं अपनी मर्जी से जितनी चीज़ें बताता था, पापा बस उतना सुन के कहते थे कि ठीक है अपना काम करते रहिए आप, उसके अलावा कोई प्रेशर नहीं. क्लासरूम में जो मेरे दोस्त बने, जो मेरे टीचर्स थे, उनके बारे में जरूर डिस्कशन होता था कि मैं पापा को बड़े एक्साइटेडली बताता था, मम्मी को बड़े एक्साइटेडली बताता था कि मम्मी ये टीचर ऐसे हैं, इन्होंने ये पढ़ाया, आज मैंने ये सीखा. एंड क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी न्यू फॉर मी, क्योंकि ये मैंने 10th के बाद या फिर 8th के बाद नहीं पढ़े थे बहुत सारे सब्जेक्ट्स. तो मुझे लगता था अरे वाह ये भी इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है. सो ये सब मैं घर में बताता था, एंड दे वर वेरी हैप्पी कि चलो प्रिपरेशन दौरान कुछ हो रहा भी, सीख तो बहुत कुछ रहे हो तुम. हाँ. तो दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो मेरी यही सब शेयरिंग होती थी घर से. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पापा कभी ऐसे ब्यौरा नहीं लेते थे कि आपने आज क्या पढ़ा, टेस्ट में कितने मार्क्स आए. मेरा जब मन होता तो मैं बताता था, वरना पापा ने कभी ऐसे सामने से नहीं पूछा. तो इट वाज आल्सो कि ये प्रेशर कभी नहीं डाला उन्होंने कि टेस्ट में तुम्हारे इतने ही मार्क्स आने चाहिए, या फिर तुमने ये यूँ नहीं किया. एंड आई वाज वेरी कंसिस्टेंट विद माय क्लासेस. तो ये चीज़ भी अच्छी थी दैट आई डिडंट गिव हिम एनी रीजन टू कंप्लेन. तो वो उन्होंने वो कॉन्फिडेंट थे मेरे ऊपर लेके दैट ही इज डूइंग हार्ड वर्क एंड ही विल सक्सीड. He was very confident. जैसा कि हम आपका इंटरव्यू का स्कोर भी देख पा रहे हैं, you have scored around 195 marks, which 193 is sir. हाँ 193. That is one of the exceptional score in the very first time when you are appearing. तो इंटरव्यू का थोड़ा अनुभव बताइए, कैसा रहा उन 5 लोगों के साथ इंटरेक्शन, हाउ वर यू, मतलब किस तरह के, मतलब वर यू हैविंग बटरफ्लाई इन योर स्टमक, कैसा एंजाइटी थी, क्या माहौल था उस तरफ का, और क्या क्वेश्चंस आपके पूछे गए? Yes sir, my interview was on 17 December. It was a very cold day. And I was shivering actually. Okay. I was shivering extensively. Okay. So while I was sitting outside the UPSC panel members room, I was shivering, and I had to, there was a heater beside me. So I was actually just sitting like that. Okay. So I was shivering. बहुत ज़्यादा nervousness थी, and the expectation that I was going with कि किसी तरह average marks आ जाएं. And I didn't want to disappoint actually. कि मैं अपने आप disappoint करना चाहता था by scoring very low marks in interview. So I went inside, and
it was very different from what the moths tell you. Okay. First of all, the members sit right beside you. Hmm. They literally Yes, sir. talk to you as a face to face, and it's not like a formal conversation. It was very natural, free flowing conversation. मतलब वो उतना डिस्टेंस नहीं रहता बहुत जो हम बहुत लोग पास बैठते हैं, जैसे Okay. कि इट इज हाँ, मुश्किल even ये से distance ज़्यादा हाँ है। ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस Okay. है. हाँ, तो वी वर टॉकिंग ऐसे ही, एंड माय बोर्ड वाज ऑफ शीलवर्धन सिंह सर, ऑनरेबल मेंबर, एंड my hobby was listening to Bollywood songs. So Okay. my interview started with this only. That people of your generation like to listen to Bollywood songs. So what singer do you listen to? And he himself said that, do you listen to Arjit Singh? I said yes, sir. And there was also some, he wanted to talk about John Elias Shairi also. I said, sir, Okay. I don't hear those Shairis. I have not read them. So he said that your generation people, they like to hear these types of songs. So मैंने कहा yes sir, we are young and he is a romantic singer, so obviously we are more inclined to it. So he took Arjit Singh, and then he went to, from this he asked that where is he from. So I don't think I was even able to answer that he's from West Bengal. So yes, I was so nervous, I wasn't even able to remember that he's from West Bengal. So he himself told कि वो West Bengal से हैं, and वेस्ट बंगाल में नक्सलवाड़ी मूवमेंट से शुरू हुआ था. एंड देन ही वेंट ऑन टू आस्किंग अबाउट द ट्राइबल्स राइट्स, फिफ्थ शेड्यूल, एंड मोस्ट ऑफ माय इंटरव्यू रिवॉल्व्ड अराउंड दीज टॉपिक्स. 50 to 60% ऑफ माय इंटरव्यू रिवॉल्व्ड अराउंड ट्राइबल्स एंड देयर राइट्स. ये तो आपका ही एरिया है, सोशियोलॉजी में काफी ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में. यस. सो आई वाज एक्चुअली वेरी शॉक्ड, क्योंकि मेरे फिर डैफ से बहुत कम चीज़ें पूछी गई. तो मेरे डैफ में था डिसिप्लिनरी कमेटी. तो वन ऑफ द मेंबर्स आस्क्ड मी about the discipline in civil services, कि क्या रूल्स हैं, कंडक्ट रूल्स क्या क्या हैं, एंड देयर वाज नो फॉलो अप क्वेश्चन, बस उन्होंने ईयर पूछा और वो आगे बढ़ गए. Okay. So my questions from DAF were not very, they did not go into deep, but there were random topics, like my questions were asked about the language issue that is going on all across India. So मेरे questions उस पे थे, and there was also this question about that since I had written about Bollywood songs, so music composers पे questions थे, and also there were questions about that why I had opted for sociology though I am a student of science. So these were the main topics about my questions, but yes, I was not very much prepared about it, and during the interview, since one of the members thought that I had done BTech while I was, yes, and I am a student of BSc, so I was actually, my confidence plummeted down कि सर ने तो मेरा डैफ ही नहीं पढ़ा है. तो that, अब उसके बाद फिर मैंने सर को करेक्ट किया, सर मैंने बीएससी किया हुआ है, एंड उसके बाद फिर मेरा जो इंटरव्यू चला आई वाज वेरी लो कॉन्फिडेंट. तो व्हेन आई वाज कमिंग आउट माय माउथ वाज बहुत, मतलब कि एकदम सूखा हुआ, हाँ ड्राई हो गया था. आई आस्क्ड फॉर वाटर, एंड देन आई जस्ट वेंट टू द गेट. आई वाज लाइक कि हो गया जो होना था, अगले साल देखेंगे. I think that my result was, I thought that my result has been decided. Okay, in that interview. कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? Sir, it went around 26 minutes. Oh. Yes. But Quite good time actually. पता नहीं चला. हाँ. Time मुझे लग रहा था अभी बहुत ही कम टाइम हुआ है. पता नहीं चलता बिल्कुल भी. Yes. तो इसके बाद फिर आपने क्या किया, मतलब आफ्टर इंटरव्यू व्हाट वर योर अप्रोच, मतलब वर यू बैक टू योर स्टडी टेबल फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट और यू स्टार्टेड thinking something else? So sir, after my mains, I had already given IB, Okay. IB ACIO Tier 2, Okay. and I had also given UP PCS. Okay. Though I was not able to clear UP PCS because of the lack of preparation, I did not get time for it. But I cleared IB prelims, and my IB mains was in 11th Jan. My interview was in 17th December. So I took two days off, and then from 20th I started to study a little about IB. And I had already started studying optional again, because I was like that I'm not getting selected, at least I should study optional till January end, so that in my next attempt I'll be able to make it. So I gave my IB exam in 11th Jan, and its result came 5 March. So I was able to qualify it. So during the time period between the IB result and UPSC result, it was around few hours. It was around 20 hours, I believe. So in that time period, I had already mapped out कि मैं IB का एग्जाम दूंगा, यूपीएससी तो हो नहीं रहा है. Okay. तो यूपीएससी हो नहीं रहा है, आईबी का एग्जाम दूंगा, एटलीस्ट आई विल हैव अ जॉब, उसके बाद फिर यूपीएससी देखी जाएगी. बट देन द रिजल्ट केम एंड इट हैपेंड, एंड बिफोर रिजल्ट आफ्टर आईबी एग्जाम आई वाज ओनली प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. Okay. यस, कि इस बार अच्छे से मेंस देना है. आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट प्रीलिम्स, क्योंकि मैंने टेस्ट भी लगाए विदाउट प्रिपेयरिंग मच,
and I was able to score decent marks, so I was confident about my prelims. But I'd be preparing for the mains only. ओके ओके। और जैसा कि मतलब एक परसेप्शन भी है, तो मैं उसी से थोड़ा सा हटके एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते थे, आप लोग दिन भर तो पढ़ाई में रहते होंगे एंड ऑल दैट, बेसिकली टाइम विल बी डिवोटेड फॉर दैट। फन करने के लिए क्या करते थे आप लोग अपने दोस्तों के साथ? व्हाट डू यू डू, मतलब व्हाट वुड बी अ फन डिस्क्रिप्शन ऑफ फन बाय सिविल सर्विस एस्पिरेंट? सर सुबह से रात तक तो लाइब्रेरी में ही चला जाता था। हमारे लिए फन यही था कि दैट द टाइम दैट वी गॉट ड्यूरिंग द लंच और ड्यूरिंग द टी इन द इवनिंग, वी यूज्ड टू एंजॉय इट वेरी मच। लाइक ऐसा कुछ नहीं था हम पढ़ाई की बातें नहीं करते थे उसमें। कुछ भी फालतू फालतू बातें करते रहते थे एक दूसरे से, कुछ भी। मतलब इट डिड नॉट मेक एनी सेंस जो हम बातें करते थे, टू बी ऑनेस्ट। सो और फिर हमने मूवीज़ काफ़ी देखते थे कभी कभी रात में साथ में सब लोग मिलके। एंड आफ्टर माई फर्स्ट प्रीलिम्स आई ऑल्सो वेंट ऑन अ ट्रिप टू रिफ्रेश माई माइंड। वी वेंट टू राजस्थान, ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स, टू रिफ्रेश आवर माइंड। सो फन हमारे लिए यही था, द कंपनी दैट वी हैड। जो दोस्त से ना वही कि अगर अच्छे लोगों के साथ में तो हर चीज़ अच्छी लगती है। तो इफ़ यू हैव फन पीपल विद यू तो हर चीज़ ही फन है। तो मेरे दोस्त फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे हैं इस हर चीज़ में। दे आर वेरी सपोर्टिव एंड दे आर ऑल्सो वेरी फन लविंग, सो दे आर माई इंस्पिरेशन, दे आर माई मोटिवेशन। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं पूछना चाहूँ कि आज का जो अनूप है, अनूप गुप्ता जो है 2026 का, वो अगर अपने पास्ट अनूप से मिलता 2023 2024 वाले से, सो क्या क्या उसे एडवाइस करता बचने के लिए या फॉलो करने के लिए इन हिज और हर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट? It will help many of the new aspirant. So first advice would be कि बहुत ज़्यादा अपने लिए क्रिटिसिज्म मत लो। अपने आप से ही बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल मत बनो। नहीं भी हो रहा है ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज योर फॉल्ट। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंट और रहो एंड चीज़ें हो जाती हैं। जस्ट स्टिक टू द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द पीपल अराउंड यू। चीज़ें हो जाती हैं एंड डोंट ओवर एनालाइज एनीथिंग, जस्ट स्टे इन द मोमेंट। बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में मत सोचो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचो। स्टे इन द प्रेजेंट, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। क्योंकि मैं जब यूपीएससी में आ रहा था, देन आई हैड अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, और वो कुछ नहीं काम आता है आपके। आप जब प्रोसेस में आते हो तभी आपको समझ आता है ये चीज़ें कैसे होती हैं। सो स्टिक टू द मोमेंट, बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें हो जाती हैं। Just be optimistic. Just be yourself and do not take undue stress. That is what you have. Sure. तो अनूप से तो चर्चा करके I am also feeling very inspired and motivated. He is so basically kind-hearted and consistent. तो मुझे एक कहावत भी याद आ रही है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो इफ यू वांट टू एक्चुअली मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ, योर फैमिली, और मेक देम प्राउड, अगेन कीप ऑन वर्किंग ऑन योरसेल्फ, ट्राई टू इम्प्रूव एवरी डे। तो वो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। वैसा ही हमें अनूप से चर्चा करके बेसिकली हमें ये समझ आ रहा है। तो अनूप, कुछ आपके लास्ट वर्ड फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट? जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, सीट्स कम है, बहुत ज़्यादा डिजर्विंग लोग हैं, बट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड डोंट एसोसिएट योर एस्टीम विद दिस एग्जामिनेशन। आप अच्छा, अगर आपने उस दिन अच्छा किया हो रहा तो आपका होगा, नहीं किया हो रहा तो नहीं होगा। इट डज नॉट डिसाइड हु यू आर, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो थैंक यू अनूप, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सभी को धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। हम लोग अगले किसी टॉपर के साथ आपके साथ में फिर से पेश होंगे, एंड तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।